नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आज की परिचर्चा में। मैं हूं रानू सिंह। श्रोताओं, हम हर बार अलग अलग विषयों पे परिचर्चा करते हैं और ज़्यादातर हम ऐसे विषयों का चयन करते हैं जिनका हमारे जीवन से सरोकार होता है। आज इस विषय पे हम आपसे बातें करेंगे, वो विषय हमसे ही जुड़ा है। हम हर रोज़ उसका इस्तेमाल भी करते हैं, ये जानते हुए भी कि वह नुकसानदेह है। तो अब बिना वक्त बर्बाद किए आज का विषय आपको बता दें। आज की परिचर्चा का विषय है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। ये हमारी आज की परिचर्चा का विषय है। आपको बता दें, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से रोक लगने वाली है। जी हाँ, 1 जुलाई से इस पर रोक लग जाएगी। आपको बता दें, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई से रोक लगने वाली है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के तहत 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग एवं शीट या इसी तरह के बहुस्तरीय पैकेजिंग या लपेटने के लिए प्रयुक्त प्लास्टिक के बने कवर पर प्रतिबंध प्रभावी होगा। इस विषय पर हमसे बातचीत करेंगे डॉक्टर BK गुप्ता, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं पटना लॉ कॉलेज में, और साथ हैं हमारे डॉक्टर DK पॉल, जो कि पर्यावरण विज्ञान एवं प्रबंधन प्राणी विज्ञान विभाग पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं। आप दोनों का हमारी इस परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर DK पॉल सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले ये बताइए हमें कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक ये क्यों बैन हो रहा है? नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के पहले हम लोग इस पर थोड़ा बात कर लें कि प्लास्टिक आखिर किस चीज़ का बना हुआ है। जी। ये प्लास्टिक नेचुरल सब्सटेंस या पदार्थों से, जैसे नेचुरल गैस, कोयला, सेलुलोज, सॉल्ट, क्रूड ऑयल का पॉलीमराइजेशन करके प्लास्टिक बनता है। सिंपल भाषा में पॉलीमराइजेशन ये समझिए कि एक ही प्रकार के चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीमर। उसी से ये प्लास्टिक बनता है और उसमें बहुत सारे अदर एडिटिव सब्सटेंस मिलाकर प्लास्टिक बनते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल यूज की प्लास्टिक, मेरे समझ से चाहे सिंगल यूज हो और चाहे मल्टीपर्पस यूज हो, तो हम बात नहीं करते हैं मल्टीपर्पस के लिए या लॉन्ग टर्म यूज। जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो भी हार्मफुल है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म कर देते हैं एक ही प्लास्टिक को तो थोड़ा सा हार्मफुल इफेक्ट का समय थोड़ा रुक जाता है। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक कॉन्स्टेंटली लगातार पर्यावरण में आ रहा है, इसलिए इस पर बैन लगाने की बात चल रही है। डॉक्टर BK गुप्ता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके के बैन पहले भी इस विषय पर बातचीत हो चुकी है, आज दोबारा से इस पर अब चर्चा हो रही है कि अब फिर से बैन लगेगा, इसके पीछे क्या कारण है? धन्यवाद। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बात करने के लिए ऐसे तो साधारण जनता इससे बात करती ही है। ज़्यादा अच्छा होगा कि हम लोग इसको एक कानूनी पैमाने में देखें जी। और कानून क्या कहता है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहता है, इस बात को ध्यान दें। क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करती है और बताती है कि क्या चीज़ हमारे लिए, कौन सा कानून सही है, या सही है तो क्यों सही है। तो जब सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करते हैं, कोर्ट ने आज से बहुत दिन पहले, मैं 1986-87 की बात करूँगा, ये बात कहा कि पर्यावरण में या इंडस्ट्री या जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन दोनों का हमको साइड बाय साइड डेवलपमेंट देखना है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर एम्फेसिस करनी है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन या प्रोटेक्शन को छोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। और जब भी कोई ऐसी समस्या आ जाए जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हावी होने लगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर, तो ध्यान देना है लोगों के जीवन के ऊपर। आज जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो ठीक है, हमारे यहाँ चुनने वाले बेकार हो जाएंगे, उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ बेकार हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जो हम 125 करोड़ हमारे पास है, उसके जान के बारे में कौन सोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप 8,000 वर्कर के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो 8 लाख व्यक्ति आपके इंडस्ट्रीज़ के आसपास हैं, जहां वो प्लास्टिक ज़मीन में घुस के और उसमें आपके सबटेरेनियन वाटर में जाके उसको पॉइजनस कर रहा है और वो उसको पिएंगे, तो उनकी जान के बारे में किसका कहना है।
तो यही कारण है कि शुरू से कोर्ट का या हमारा भी ध्येय वही होना चाहिए कि हम एक छोटे से व्यापार के लिए एक बड़े पॉपुलेशन को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। और ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जैसा कि सर ने कहा, डॉक्टर पॉल साहब ने कहा, जैसा आपने भी कहा 50 माइक्रोन से पहले, यहाँ तो कोर्ट का मानना है 100 माइक्रोन। 100 माइक्रोन से पहले अगर है तो वो बहुत ही हार्मफुल है और वो मानव जाति के लिए खतरा है। और एक बार फिर से जैसे जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये खतरा हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि कम पैसे में वो एक अच्छा तरीका है कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री को चलाने का या अपने सामान को एक फाइनल रूप देने का। डॉक्टर पॉल, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि ये जो 50 माइक्रॉन्स और जो 100 माइक्रॉन्स की जो बात हो रही है, इसको विस्तार से आप हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से ये 50 माइक्रॉन्स और 100 माइक्रॉन्स की प्लास्टिक के यूज़ में बताया जा रहा है? देखिए, जैसे ही माइक्रोन की बात हम करते हैं तो आज के डेट में 50 माइक्रोन एक थिकनेस है प्लास्टिक का। तो जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाएंगे उसका कॉस्ट बढ़ता चला जाता है जी। तो ये इंडस्ट्री अगर प्लास्टिक को थिक करेगा, मतलब 50 माइक्रोन से ज़्यादा करेगा तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये इंडस्ट्री वाले हमेशा चाहते हैं कि पतला प्लास्टिक को मार्केट में लावें। अब ये बात आई 75 माइक्रोन पर अभी तक चल रही है, लेकिन जो जुलाई हम लोग बात कर रहे हैं 22 अमेंडमेंट की जो आ रहा है उसमें फिक्स होने जा रहा है 120 माइक्रोन का। उससे कम थिकनेस का यूज होना ही नहीं है। डॉक्टर बीके गुप्ता, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इसके लगाने के बावजूद जो उद्योग अगर चलते हैं या फिर अगर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो वहाँ पर जो कानूनी दावपेच जो हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी दीजिए। कानून जो बना है वो तो समाज के लिए बना है जी। और आज अगर मैं एक थोड़ा सा उससे डेविएशन, आज हम हेलमेट के कानून का पालन करते हैं तो देखने में तो लगता है कि हम हेलमेट पहने ना पहने, लेकिन स्टेट जो है हमारे गार्जियन के रूप में है। आज का जो स्टेट है वो पैटर्नलिज्म पे चल रहा है। मैटर्नलिज्म, हमारे माता पिता हैं स्टेट। जिस चीज़ों को हम नहीं समझते हैं उसकी चीज़ों को हमारे स्टेट समझता है और समझता है कि इसका दुष्प्रभाव क्या होने वाला है। तो हेलमेट हम बुरा माने भला माने पहनना तो है हमको। वही चीज़ें यहाँ आ रही हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक में। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक मानव जाति के लिए खतरा साबित हो चुका है। अब इसके बाद भी हमारी इकॉनमी डेवलपिंग इकॉनमी है। मैं तो और बताना चाहूँगा कि इससे जो जुड़े हुए हैं, अब भारत में ये डेटा है कि 60% रिसाइकिल हो जाता है। जो 60% लोग चुन तो रहे हैं ना उसको, तो 60% चुन रहे हैं, वो सारे लोग बेकार होंगे। इसके बाद भी जो सरकार का निर्णय है वो निर्णय इस बात को लेके चला है कि 60% के कारण कहीं 100% कोई तबाही ना बच जाए जी। तो ये चीज़ों को हम इस रूप में देखते हैं कि अब इसका बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बैन अब नहीं होगा तो ये इकोसिस्टम से खिलवाड़, इकोसिस्टम के हमारे पॉल साहब बैठे हैं, इकोसिस्टम के बारे में तो कोई जानता नहीं है, ना उसके ऊपर कोई रिसर्च है। हम लोग इतने जानते हैं कि इकोसिस्टम को मेंटेन करना है, और अगर वो मेंटेन होगा तो अपने आप उसका जो अच्छा प्रभाव है। आप देखिए कोरोना काल में हिमालय दिखाई पड़ने लगा, क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, लेकिन हिमालय दिखाई पड़ रहा था। तो ये मेंटेन करने वाली चीज़ है, और उस मेंटेन करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। और जब तक हम खुद से भी सचेत नहीं होंगे इसमें कोई भी सुधार नहीं आने वाला है, और इसलिए हम सभी को इसके बारे में सोचना होगा। डॉक्टर पॉल, आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के हम बहुत ही आदी हो चुके हैं। चाहे सब्जी लाना हो, चाहे कोई भी सामान लाना हो, हम उसके आदी हो चुके हैं और हमें वो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर ये बैन होता है तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, मैं सब्स्टिट्यूट की बात जरूर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए, थोड़ी सा बैकग्राउंड पर मैं जा रहा हूँ। जी जी जरूर। कि 2020 में 400 मिलियन टन प्लास्टिक का प्रोडक्शन हुआ और ये बढ़ता जा रहा है। तो ये एक स्टडी के अनुसार 2050 जब आएगा तो 1100 मिलियन टन्स एनुअल एट ग्लोबल स्टेज में आएगा। आज के डेट में आवर कल्चर डिपेंड्स ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब सुबह से लेकर रात चाय तक का पैकेट तक खोलते हैं, दूध के लिए जो पैकेट भी हम यूज करते हैं उस वो भी प्लास्टिक ही है। पूरा का पूरा कल्चर डिपेंड हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक पर, सुबह से रात तक का जाएगा। अब जो स्टडी आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये 3 रूप से हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। एक, हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं प्लास्टिक,
और सबसे बड़ी बात है, हम लोग सांस ले रहे हैं। दूसरा चीज़, प्लास्टिक जो उसमें केमिकल एडिटिव्स हैं, जो सहायक पदार्थ है, वो बहुत हार्मफुल है। और प्लास्टिक हो चाहे माइक्रो प्लास्टिक हो, सीधा वो इन्वायरमेंट में जा रहा है। अब ये जो बात हो रही है कि माइक्रो प्लास्टिक में कंप्लीटली बैन लगाया क्यों जा रहा है, ये प्लास्टिक जैसे ही वातावरण में आता है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सूरज का प्रभाव हो, मतलब गर्मी का हो, ये माइक्रो प्लास्टिक में चेंज कर जाता है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में। ये हार्मफुल बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते हम खाने में, पीने में और सांस लेने में आ रहा है। अगर ये माइक्रो प्लास्टिक पर रोक लगा दिया जाए, तो अगर हम सचेत, पब्लिक, आम आदमी सचेत हो जाएं, इसका जो दुष्प्रभाव है उसको जान लें, तो जब धीरे धीरे हम खुद करना, उसका प्रयोग करना बंद करेंगे। क्योंकि ये लॉ रूल्स, हमारे डॉक्टर BK गुप्ता मित्र हैं, ये लॉ रूल्स पे ज़्यादा जानते हैं। ये बहुत सारे रूल्स एक्ट्स आते रहते हैं, लेकिन जब तक पब्लिक, आम आप और आम खुद में जनमानस जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कानून तो आते रहता है, कानून का फिर खिलवाड़ होते रहता है, फिर बैन लगता है, फिर होते रहता है। ये हम सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी होगा। ये तब होगा जब उसका दुष्प्रभाव का जानकारी होगी। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। सर ने बिल्कुल वही सही कहा। मैं कानून की भाषा में, कि कोई एक कानून जब बनता है तो वो क्यों नहीं एक्सेप्ट हो पाता है, या क्या प्रॉब्लम आता है उसके साथ, जैसा कि सर बता रहे हैं। कानून की पढ़ाई में वैल्यू जजमेंट्स की पढ़ाई की जाती है, और बताया जाता है छात्रों को कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं और आपके वैल्यू जजमेंट से वो क्लैश में आ जाता है, तो यकीन मानिए वो कानून चलेगा नहीं आपका। सर ने कहा इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब जो हमारी ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, वो हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को इतना कम की हुई है कि अगर उससे ज़्यादा अगर हम कुछ सोचते भी हैं, जैसे पॉलिस्टर की बात, या हम लोगों ने कहा बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक की बात होती है, उसका कॉस्ट इतना आता है कि आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण बताते हैं कि जब कोई मॉल में गए हम, और उसने कहा कि सर बैग लीजिएगा, तो हम कहते हैं बैग पैसा तो 10 रुपया लगेगा, हमें लाओ यार हाथ में दे दो। पॉलीथीन तो है नहीं कि हम उसके ऊपर डाल लें, लेकिन उसने हाथ में दे दिया। अब बताइए ये 10 रुपया, हम क्या, हमारी मानसिकता है कि वो इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट्स में हमारे समा चुका है। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे दिमाग में बैठ चुका है, और इसलिए बैठ चुका है कि हम धीरे धीरे पैसा, हमारी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे हमारा थ्रेटेंड हो रहा है। ऐसा होता ही है डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो इस बात को अगर हम लोग देखें तो ऐसे हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारे कल्चर के साथ या हमारे वैल्यू जजमेंट्स के साथ आ गया है। जो इसके साथ कैसे बंद किया जाएगा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये आदरणीय हमारे दीपक कुमार सिंह जी हैं, जो यहाँ सेक्रेटरी, जो जिन्होंने ये चीज़ों को, उन्होंने कहा इसको इन्फोर्स कीजिए, क्योंकि ये इंस्टिंक्ट में बैठ गया है। मतलब आप इसके अलग हट के कुछ सोच नहीं सकते हैं, पैसा खर्चा कीजिएगा नहीं, और इसके बाद जो है इसका कोई जो ऑल्टरनेटिव है वो इतना खर्चा है कि उसमें आप जाइएगा नहीं। तो इसको इन्फोर्स कीजिए, जैसे हेलमेट को इन्फोर्स करते हैं उसी तरह इसको इन्फोर्स कीजिए। तो ये जो वैल्यू जजमेंट्स वाली बातें हैं ना, इसको इन्फोर्स ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मानव जाति के लिए खतरा है। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जो सुबह की दूध के पैकेट को फाड़ते हैं हम, तो हम जनरली कैंची से कट लगा देते थे और वो छोटा सा टुकड़ा कट कर अलग हो जाता है। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने एक सोशल साइट पे कुछ देखा और मुझे पता चला कि उस पूरे को कट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें हल्का लगे रहने देना चाहिए, या फिर आप छेद करके उसमें से दूध निकालिए, क्योंकि वो जो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं प्लास्टिक के, जब वो पानी में जाता है, हम सोचते हैं कि हम उसे डस्टबिन में डाल रहे हैं और यहाँ से वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब वही चीज़ें समुद्र में और नदी में जाता है, जब वो मछलियाँ लेती हैं, जो मतलब जो हमारे जलीय जीव हैं, उनके द्वारा फिर वो पुनः हमारे पास ही आता है, और इस तरीके से हेल्थ इश्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो कैंसर का भी बहुत हद तक ये कारण बन रहा है। सर, इससे जो फिजिकल जो प्रॉब्लम आने वाली है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले आप समझिए कि प्रदूषक, जिसको पोल्यूटेंट्स कहते हैं, ये हमने पहले कहा कि ये प्लास्टिक धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में चेंज हो रहा है। कोई भी, चाहे पानी का बोतल हो, कॉफ़ी का पैकेट हो,
या कॉफ़ी का कप हो, और आजकल मार्केट में बड़ी धड़ल्ले से का बोल रहे हैं कि नहीं, कागज़ के कप में आपको चाय या कॉफ़ी पिला रहे हैं और ऊपर से एक प्लास्टिक का वो कोटिंग किया हुआ है। अब उसमें जब चाय या कॉफ़ी जाती है जो अगर यूजुअली 100 डिग्री सेल्सियस होती है जी। तो वो थैलेट में चेंज कर रहा है, और जो भी माइक्रो प्लास्टिक चाहे पानी से हो या खाने के थ्रू हमारे शरीर में जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आम भाषा में या सरल भाषा में समझिए। पहले जाता है रक्त में, ब्लड में, और 2 कारण करता है। ये सीधा का एकदम जो हमारा बॉडी का इंजाइम या हार्मोन डिसरप्टर का काम करता है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाता है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है हमारे ब्रेन में, हमारे ऑर्गन में, जो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। और एक कारण और है कि हमारे किडनी में जाती है, जो किडनी इसको फिर निकाल नहीं सकता है हमारे पेशाब या यूरिन के थ्रू, तो फिर वहाँ डिपोजिशन हो जाता है, फिर वहाँ कैंसर का काज करता है। तो ये जो माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है हमारे शरीर में, अब तो ये आ गया है कि हमारे ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। और मैं एक डाटा बताता हूँ कि एक एवरेज व्यक्ति 97,500 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स साल में उसके शरीर में जा रहा है। अच्छा, ये मैं डाटा बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी यूएस का डाटा बता रहा हूँ। ये एवरेज है 74,000 से 1,21,000, जिसको अगर एवरेज कर दिया जाए तो 97,500 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल्स शरीर में एनुअली प्रत्येक व्यक्ति के देह में जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में ये है मौजूद, नहीं जा रहा मतलब है, किसी भी रूप में। हाँ, एक साल में, अगले साल में फिर उतना जा रहा है। तो हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। वो धीरे धीरे वो जमा होते जा रहा है, जो कैंसर और अन्य बीमारियों का ये बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी सर आपने। सर यहाँ पे एक सवाल जो अभी सर की बातों से मेरे मन में आया है अभी, वो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या सिर्फ प्लास्टिक बैन हो रहे हैं, या फिर जो आज हम डेली यूज़ में भी बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बोतल इस्तेमाल, हम लोग पानी का बोतल भी वही इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो भी नुकसानदेह है। प्लास्टिक की चीज़ें किचन में अगर आप देखें, घर में कुछ देखें, बच्चों के खेलने की चीज़ों में देखें, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की ही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ये थोड़ा हटकर है लेकिन प्लास्टिक से ही जुड़ा है, इसलिए मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि क्या ये सब चीज़ें भी बैन हो रही हैं या इनसे भी खतरा है? आपने बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब होता है कि आप उसको यूज़ किए और उसको फेंक दिए। अब प्लास्टिक बनाने में, जैसा कि सर ने कहा, उसमें जो माइक्रॉन्स का यूज़ होता है, वो माइक्रॉन्स जितना आप बढ़ाते जाइएगा उतना वो प्लास्टिक आपके यूज़ के लिए महत्वपूर्ण, और उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे तो सुंदर उदाहरण है बच्चों के खेलने का जो खिलौना होता है। आपने बीच में सुना होगा कि चाइनीज़ खिलौने पे बैन लग गई जी। क्यों? क्योंकि उसका माइक्रॉन्स कम था, और वो हाथ से छूने पे जो उसका रेसिन होता है ना, वो रेसिन आपके हाथ में लगने लगा, और उसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट आपके बॉडी में जाने लगा। छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसे मुंह में ले लेते थे, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी होती थी, स्टमक इन्फेक्शन और भी कई सारी चीजें। तो ये है कि प्लास्टिक एज ए होल बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का आपके पास ऑल्टरनेटिव क्या है? जितना आसानी से प्लास्टिक उपलब्ध है, बन जाता है, उसको मोल्ड करके तरह तरह के खिलौनों में, बॉटल में बदल दिया जाता है। तो प्रश्न ये है कि आप सारे प्लास्टिक के यूज़ को एट ए टाइम या ऑल ऑफ ए सडन नहीं बंद कर सकते हैं। सोचिए, इस तरह का पॉलिसी लाइए सरकार में, या सरकार ला भी रही है हमारी सरकार, क्या उसको कैसे रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकलिंग पे अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। केवल आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दें वैसे नहीं होगा। आप सोचिए कि जितने लोग उसके बेकार होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें 40% हमारे यहाँ रिसाइकिल हो जाता है, तो जो सारे लोग लगे हैं चुनने वाले वो तो ख़त्म हो जाएंगे, जो उसमें इंडस्ट्रीज़ लगी है वो साफ़ हो जाएगी। तो आखिर इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है कि पॉलिसी आ रही है जिसमें ये सारे लोग इंगेज होंगे और उसका ऑल्टरनेटिव सामने आएगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो उसका बायोडिग्रेडेबल एस्पेक्ट है, वो सामने आएगा। तो मतलब ये है कि हम लोग अब ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाएं, या सरकार दिमाग लगाए, ताकि वो जो लोग इंगेज्ड हैं पहले से वो इंगेज ही रहें, और उसका जो दुष्प्रभाव है उसके लिए रिसाइकिल करें, लोगों का अवेयरनेस बढ़ाएं। क्योंकि ये सब चीज़ें IPC CRPC से नहीं होने वाली है। इसमें आप जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ाएगा, जैसे जल ही जीवन है जी। अब बताइए, जल ही जीवन, अगर हम कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को दिखाएं पर्दे पे,
या बोर्ड पे गांधी मैदान जी, में जी, लगा जी। दें कि देखिए ये स्टॉप में जा रहा है और कैंसर क्रिएट कर रहा है, हमको नहीं लगता है कि अब लोग नहीं जागेंगे, अब जागेंगे। जागेंगे ही और जागना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और सब्स्टिट्यूट है भी नहीं हमारे पास। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक अभी तक नहीं जा पा रहा है हमारी सोसाइटी से, जो हमारा रोज की जो हमारी जिंदगी है उससे वो दूर नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में अगर कुछ उपाय आप बता सके हमें, तो क्या हो सकता है वो? डॉक्टर DK पॉल, आपसे जानना चाहेंगे। आप याद कीजिए कोविड-19 मतलब 2019 के पहले एक बार जो दौर चला था बैन का, उस दौर के समय में केले के छिलके या अन्य पदार्थों से डिस्पोजेबल बैग आ रहे जी। थे। जैसे ही कोविड-19 आया उसके बाद सारे का सारा बंधन खत्म हो गया। उसके बाद बैन का कोई जोरदार प्रभाव नहीं होने के चलते हर जगह आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे परिवार में सप्ताह में समोसे आते हैं। जी। एक दुकान से, मैं नाम नहीं कहूँगा कहाँ लेता हूँ, वो क्या करते हैं, जो पेपर होते हैं न्यूज़पेपर, उसको कटिंग लिफाफा में भर देते हैं। मैं जानता हूँ कि न्यूज़पेपर का जो उस पे जो प्रिंट होता है जी। वो केमिकल हार्मफुल है। हाँ। उसके बाद ब्लैक प्लास्टिक में वो उसको बांध के देते हाँ हैं। जी। जब मेरा ध्यान गया तो फिर मैं एक दूसरे जगह से, वहाँ से जब मैं लाना शुरू कर दिया, वो एक पेपर जो है जिसमें कहीं कोई प्रिंट नहीं है, ठीक है, उसमें वो पैक करके दिया और बाकी चीज़ जो दिया बड़ा कागज़ का पैकेट है। मतलब देयर इज नो स्कोप ऑफ द प्लास्टिक इन दैट शॉप। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम प्लास्टिक नहीं यूज करें तो उसका अल्टरनेटिव भी चाहिए। लॉ, रूल्स, एक्ट्स, ठीक है, वो भी होना चाहिए। अब जैसे केले के छिलके या अन्य पदार्थों का जो डिस्पोजेबल है, बीच में अभी भी 50% मेडिसिन शॉप में मेडिसिन वो प्लास्टिक के केले के छिलके से बने हुए थैला में देते हैं। लेकिन फिर जो कुछ दुकानदार, 50% दुकानदार में फिर वही प्लास्टिक में दे रहे हैं। हमें भी कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं लूँगा। मैं जैसे सब्जी लाने जाता हूँ तो बोलता हूँ मैं प्लास्टिक नहीं लूँगा, एक अपना झोला लिए। तो कुछ तो हमें भी अपने में हमारी आदतें भी, हमें भी अपनी आदतें बदलनी होंगी। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़रूर से ज़रूर, हम सामान लेने जा रहे हैं, हम एक कैरी बैग अपना लेकर चले। अब तो घर में भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर खरीद के यूज़ करें, जूट के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे देश में हमारा कल्चर इतना पुराना है और इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास कि अगर हम उनका इस्तेमाल करें। एक पत्तल का एग्जाम्पल बहुत ही खास है और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। वो पत्तल में जो, स्पेशली जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है तब हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। और आज प्लास्टिक का ऐसा चलन हो गया है कि आज हम उस पत्तल को ढूंढने में हमें परेशानी हो रही है। आज प्लास्टिक के पत्तले ज़्यादा अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं, आप कहीं भी चले जाइए आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा, लेकिन पत्तल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे इंटरप्ट करूंगा। पत्तल अवेलेबल है, प्लास्टिक वो पत्ते हैं, लेकिन उस पर आप ध्यान नहीं दिया कि ऊपर से फिर वो प्लास्टिक कोटिंग किए हुए हैं, उसके ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग। फिर तो बात वहीं पर अटक गई ना कि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको बिजनेस करना है। वो अगर बिना प्लास्टिक का कोटिंग का अगर दे देता है तो फिर हम उसको अवॉइड इसलिए करते हैं, छेद हो जाता है। अगर खाना खाते हैं तो थोड़ा दाल डाले तो दाल गिर गया, सब्जी का वो ग्रेवी गिर जाएगा। तो उसको हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं लूँगा प्लास्टिक कोटेड पत्तल। पत्तल तो अवेलेबल है, हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। डॉक्टर गुप्ता सर कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोलना चाहूँगा। कानून अपने जगह पे काम करेगा, लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये सारे विषय इन्वायरमेंटल लॉज के अंतर्गत आते हैं जी। और इन्वायरमेंटल लॉज को बताया जाता है कि इट इज़ अ प्रोविंस ऑफ साइंस एज वेल एज कॉन्साइंस। मतलब साइंस डेटा देता है और कॉन्साइंस का मतलब कानून बनता है उसके ऊपर। तो साइंस तो डेटा देगा कि आपका ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर 50 माइक्रोन से कम का है तो इसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी, हमारी जो पॉवर्टी है, उसको देखते हुए हम लोग इतना समय लगाए। 1 जुलाई से ठीक है, अच्छी बात है, ये आगे आने वाला है, लेकिन इसके बाद भी आप एकदम कंफर्म नहीं हो सकते क्योंकि प्लास्टिक हमारे जीवन में पूरी तरह आया हुआ है जी। तो अब मैं ये चाहता हूँ, पॉलिसी बन रही है सरकार की या बनी हुई है, मैं आपका 2-3 बातों की ओर ध्यान बहुत सेंसिटिव रूप से आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो है कि हम लोगों में इस तरह का प्रचार करें। एक शब्द है इंटरजेनरेशन इक्विटी, जो बताता है कि अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अगर आप अब नहीं छोड़िएगा या उस तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट को अब नहीं छोड़िएगा तो उसका जो पोल्यूशन है वो आपके जनरेशन के बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा।
और आगे आने वाला जनरेशन उस चीज़ों को केवल इतिहास में पढ़ेगा कि हमारे पिताजी ऐसा समझा करते थे, ताजमहल देखा करते थे। तो ये इंटर जनरेशन इक्विटी का मतलब इंटर जनरेशन जस्टिस, आप इसको बंद करके और उस राइट्स ऑफ एन अनबॉर्न, वो जो लड़का पैदा नहीं हुआ है बच्चा, उसके बारे में सोचिए। और ये ऐसा कहते हैं, अगर ऐसा कहेंगे तो कोई भी आदमी जो एक चूँकि एक नेचुरल पर्सन है वो ज़रूर सोचेगा और सोचेगा कि नहीं नहीं, इससे भाई अगर इतना खतरा है तो क्यों नहीं हम उसका ऑल्टरनेटिव खुद से ढूंढें। तो ऐसी स्थिति में आप पूरी तरह प्लास्टिक को बैन कर दीजिएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आप सोचिए कि उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, उसने वेस्ट इनटू फूड का कॉन्सेप्ट दिया कि जो वेस्ट उसका निकलता था उसको फिर से, हाँ गुजरात की एक कंपनी है, वेस्ट इनटू फूड, मतलब जो वेस्ट निकल रहा था उसको फूड में बदल दिया और फिर से वो चीज़ें बिकने के लिए तैयार हो गई। तो क्यों नहीं इस तरह की पॉलिसी पे विचार किया जाए, बजाय इसके कि हाँ ठीक है बैन कीजिए, लेकिन उसका साथ साथ ये सब काम भी कीजिए कि प्लास्टिक का रिसाइकिल करके कोई उसका प्रोडक्ट देखिए जो ज़्यादा माइक्रोन से बन सकता हो और उसको निकालिए मार्केट में ताकि वो चीज़ें बिक सके। तो अपने आप इन चीज़ों का निदान बहुत कम समय में बहुत अच्छे से हो जाए। हम कस्टमर हैं तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। हमारा समय हो चला है, को अंत करने जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक अंतिम बार आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जो सिचुएशन है, आप हमारे श्रोताओं से क्या आग्रह करना चाहेंगे? डॉक्टर पॉल, सबसे पहले इसी विषय पे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? अभी आपने जो बता रहा था, डॉक्टर बीके गुप्ता ने बता रहा था कि चूंकि अपने बच्चों के बारे में सोचना है। मैं साइंस का छात्र हूँ जी, मुझे डाटा पता है कि अब जो एम्ब्रियो, मतलब यूँ कहिए कि महिलाओं का गर्भ, ये महिलाओं के गर्भ में जो बच्चे हैं उसके में भी प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। ये स्थिति ये पहुँच गई है। तो यदि हम जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा, ये डाटा कहता है। अब सवाल है कि आप, हम या आम जनता के मन में जब तक ये भावना नहीं आएगी कि नहीं हमको प्लास्टिक यूज नहीं करना है, कभी कभार हम बाध्य हो जाते हैं, लेकिन हमें कम करना। बार बार गुप्ता सर ने कहा कि ठीक है रूल्स है, अपना बैन लगना ही चाहिए, हम धीरे 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 उसका यूज कम करना शुरू करें तो एक दिन जरूर ये जो समस्या आ खड़ी है ये खत्म होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे भी चलते चलते, कानूनी जो दांव पेच है ये अपनी जगह पर है, लेकिन क्या पूरे तरीके से, क्या अगर कानून पूरी तरह से हर चीज की जिम्मेदारी लेने लगा तो क्या सचमुच में आपको लगता है बैन हो रहा है ये काम कर जाएगा? दो स्तरों पे इसको देखा जा सकता है। पहला स्तर तो इसका मैन्युफैक्चरिंग है जी। तो उस मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स। अब वो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स बताता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर मान लीजिए जैसे एक गुड़गांव का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, तो आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि अगर हम प्लास्टिक बना रहे हैं तो माई प्लास्टिक इज इन्वायरमेंटली बेंजीन। अब ये दे देते हैं तो ऑनस आपके ऊपर शिफ्ट कर गया कि अगर कोई खतरा होता है तो जिम्मेवारी आपकी रहेगी, और अगर खतरा होता है तब एक दूसरा सिद्धांत लागू होता है, इसको कहते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स, जो करेगा वो भरेगा जी। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे या इंडस्ट्रियलिस्ट के लेवल पे तो ये रुक जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री से अपना ये नहीं कर पाएगा। और वो भी ये क्या है, ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि भूकंप के कारण ऐसा हो गया, चाहे फलाने, कोई कुछ नहीं, बस इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर सीधा लागू होने वाला है, तो वहाँ से रुक जाएगा। अब है हमारी दिनचर्या में उसका उपयोग होना। तो दिनचर्या में उपयोग होने की बात में, जैसा कि मैंने कहा कि आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर, लास्ट में मैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बड़ा फेमस केस हुआ। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जी। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, कानून कानून कितना कानून कहिएगा, आप लोगों के अवेयरनेस को बढ़ाइए, और अवेयरनेस को बढ़ाने में उसके वैसे पॉइंट्स को इंडिकेट कीजिए जहां उसका ध्यान जा सके। हो सकता है 1 जुलाई के बाद भी सरकार बहुत दिनों तक तो कुछ ना करे, लेकिन इसको तो बैन करना है और इसको उस पॉइंट पे लाना पड़ेगा। अब हम उसको, जो अनऑथराइज जितने चीज़ें हो रही हैं वो तो हमारे ऊपर आएंगी। अब उसको बंद करने के लिए अच्छा है कि जो बना रहा है उससे ज़्यादा ध्यान न देके जो यूज़ करने वाला है खुद उसका बहिष्कार करे, जिसके चलते वो बंद हो जाए। मार्केट में जब डिमांड खत्म होने लगेगा तो सप्लाई अपने आप बंद हो जाएगी। डॉक्टर बीके गुप्ता, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर बीके पॉल, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज की परिचर्चा समाप्त होती है, लेकिन एक बात जाने से पहले कि
प्लास्टिक बैन करना भले सरकार कितने भी नियम लगा दे, ये निर्भर हम पर करता है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना करते हैं और कैसे करते हैं। कानून कितने भी बन जाए, ये निर्भर पूरे तौर पर हम पर ही करेगा। आज के लिए बस इतना ही। रानू सिंह को दीजिए विदा। नमस्कार।